यस बेटा, गुड इवनिंग बेटा। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन बनी है, पैंडेमिक सिचुएशन बनी है, इसमें आप लोग घर में बैठे हुए भी अपना मन लगा करके अपना 100% देने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आया हूँ, दिस वन इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, या बोहर ने जो एटम का मॉडल है उसके लिए आपने क्या पोस्टुलेट्स दिए, what are the postulates of the Bohr's atomic model? So before going to know about Bohr's atomic model, let us move, थोड़ा कंसेप्ट को रिकैप करते हैं और हम चलते हैं रदरफोर्ड के ऊपर कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था 1909 में 1909 में रदरफोर्ड ने अपना कंसेप्ट दिया, जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के ये जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके कुछ फेल्योर थे, और उस फेल्योर के कारण ही जो जनरेशन हुई वो किसकी जनरेशन हुई, बोहर्स एटॉमिक मॉडल की जनरेशन हुई। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसका फेल्योर क्या था कि उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पाइरल वे में घूमता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज है। एक चार्ज बॉडी रेगुलरली अगर मान लो स्पाइरल वे में न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर घूम रही है तो वो रेगुलरली रेडिएशन को एमिट करेगी, और अगर वो रेडिएशन को एमिट करेगी तो विद इन 10⁻⁻8 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा और एक एटम की एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगी। बट इट नेवर हैपन्स, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो रदरफोर्ड का मॉडल कब फेल हुआ कि यहां एक कंसेप्ट आया जिसे नाम दिया गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने अपनी थ्योरी दी और उन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको बेस मान करके उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर पार्टिकल नेचर है, और उसको बेस मान करके जो बोहर्स थे उन्होंने क्या किया, एक मॉडल दिया, और जो मॉडल किसके नाम से जाना गया, बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना गया। गॉट द कंसेप्ट। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो आया वो आया बेटा 1913 में। कब आया, 1913 में बोहर का मॉडल आया, और जो किसके नाम से जाना गया, बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना गया, या इसे हम बोलेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, या बोहर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना गया। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। देखो आप तो हेडिंग लिखेंगे बेटा हम पोस्टुलेट्स। यहां जो पोस्टुलेट्स है मैं लिखता हूं वन बाय वन। पहला नंबर लिखेंगे इन एन एटम कंसिस्ट टू पार्ट्स। एक एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन, इसे नाम दिया न्यूक्लियर पार्ट। द सेकेंड वन, दिस वन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक न्यूक्लियर पार्ट आया, दूसरा जो पार्ट बना उसे नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो न्यूक्लियर पार्ट था उसके अंदर इट कंसिस्ट न्यूक्लियस, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट था इसमें लिखेंगे इट कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर क्या पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पाएंगे। जो न्यूक्लियस था यहां लिखेंगे प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम। एक एटम के सेंटर में कौन होता है, दिस वन इज न्यूक्लियस। और अगर मान लो इसने लिखा कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ये अगर बोला कि इट कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a
definite orbits or energy levels or shells or stationary orbits. और द कंसेप्ट बेटा क्या बोला गया कि यहां पे दो पार्ट बने, एक को नाम दिया न्यूक्लियर पार्ट। एक एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट होता है बेटा और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अच्छा, जो न्यूक्लियर पार्ट है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको पहले भी बता दिया गया था कि भाई जो न्यूक्लियर पार्ट है उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। और रदरफोर्ड बोहर भी वही बोल रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है। और इसके अंदर क्या है? जो न्यूक्लियस है वो क्या रहता है? प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। एक एटम के सेंटर में रहता है। कौन रहता है? न्यूक्लियस। द सेकेंड वन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इट कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर हैविंग टेंडेंसी टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट ऑर्बिट, in a definite shell, in a definite energy levels. These are called stationary orbits. Stationary जो शब्द यहाँ पे आया बेटा, इसका मीनिंग होता है डेफिनेट, फिक्स्ड। जहां पे एनर्जी क्या रहती है? फिक्स रहती है, डेफिनेट रहती है। दिस वन इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। गॉट द कंसेप्ट? तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इस स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। बहुत क्लियर है? अगर मान लो मैं यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करूं इसका, तो ये बनाऊंगा बेटा मैं लाइक दिस वन। सबसे पहले ये आ गया न्यूक्लियस, और अगर मान लो ऐसे ड्रॉ कर दूं, यहां मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। दिस वन इज, ये अपने आप में क्या है? ये न्यूक्लियस है। एंड दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। और ये जो मैंने यहां ये ड्रॉ कर रखा है, दिस वन इज, इसे शेल्स बोल दिया हमने, या इसे मैं बोलूंगा सर्कुलर ऑर्बिट, इसे मैंने बोल दिया, या और करके मैं इसे बोलूंगा स्टेशनरी ऑर्बिट्स, मतलब having fixed energy। व्हाट द कंसेप्ट? तो पहले नंबर का पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जो एक एटम है उस एटम के अंदर, एक एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियर है, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। वो मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है कि जो हमारे पास ये वाला जो पार्ट बना, दिस वन जहां न्यूक्लियस है, ये कैसा पार्ट बन गया? दिस वन न्यूक्लियर पार्ट बना। और न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या चीज होती है? न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और वो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें क्या करता है? रिवॉल्व करता रहता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को हम बोलते हैं शेल्स बोलते हैं, उनको सर्कुलर ऑर्बिट हमने बोल दिया, उनको हमने स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जाना गया है, या जिन्हें हमने क्या बोला कि दे हैव फिक्स्ड एनर्जी, जो किसके नाम से जानेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जानेंगे, और जिनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है बेटा, पहले नंबर का पोस्टुलेट आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स नाउ द सेकंड वन। दूसरे नंबर का जो पोस्टुलेट बना, नाउ द सेकंड वन, सेकंड नंबर जो बनेगा वो मैं लिखूंगा बेटा, in an atom consist infinite circular orbits around the nucleus
in which electrons are revolve। ठीक है बेटा, दिस इज द सेकंड वन। ये सेकंड नंबर का पॉस्टुलेट क्या बना कि जो एक एटम है उस एटम के अंदर इनफाइनिट सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, और ये जो इनफाइनिट सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं ये क्या चीज है, इट कंसिस्ट इनफाइनिट सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। कि वो जो इनफाइनिट सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रेगुलरली क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो देखो आप कि जैसे मान लो यहां मैं ड्रॉ करता हूं कि ये हमारे पास ये न्यूक्लियस आ गया और यहां से इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम ड्रॉ करते हैं। दीज आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स जिन्हें शेल्स भी हमने नाम दे दिया। हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये इनफाइनिट नंबर में होते हैं, ध्यान देंगे हम तो 3 4 ही पढ़ते हैं। अगर आपको ध्यान होगा हम के एल एम एन तक ही पढ़ते हैं, लेकिन ये आगे भी होते हैं। ठीक है बेटा, इनफाइनिट नंबर में जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी वैसे वैसे हम क्या करेंगे, उनको इनफाइनिट नंबर में भी हमने काउंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैं लिख रहा हूं। नाउ वी हैव, यहां अगर मैं लिखूंगा तो यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस वन के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये ओ हो गया, ये पी हो गया। जितने सारे मैंने ये यहां पे लिखे हैं बेटा, यहां से लेकर के यहां तक, इन्हें नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड, इन्हें बोलते हैं बेटा, इन्हें शेल्स बोलते हैं। या यहां पे एक दूसरा कंसेप्ट आता है कि n इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू 4 हो गया, n इक्वल टू 5 हो गया, n इक्वल टू 6 हो गया। इसे कंडीशन में अगर आप इनको नाम देंगे तो यहां इनको बोलेंगे बेटा दीज आर कॉल्ड, इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स को हमने क्या लिखा, n इक्वल टू 1 से लेकर के हम आगे तक जा रहे हैं, ये इनफाइनिट नंबर तक जा सकते हैं। और या आपने क्या लिखा, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, है इनफाइनिट तक यहाँ भी काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या बने हमारे पास में, दीज आर शेल्स, इन्हें शेल्स नाम दे दिया और इन्हें ऑर्बिट्स बोला। और ये जो मिड में जो है, ये जो मिड में आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज, इसे क्या बोला बेटा, इसे आपने नाम दिया, इसे न्यूक्लियस नाम दे दिया। बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि सेकंड नंबर का कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि इनफाइनिट सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज ऑल आर इनफाइनिट सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस मूव, चलते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट के ऊपर। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर बोलता है बेटा इसका, इसके पोस्टुलेट का कि केवल वही ऑर्बिट जो है परमिटेड हैं या केवल उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 पाई का होल नंबर मल्टीपल होता है। तो क्या लिखूंगा मैं, अगर यहां इसका पॉइंट लिख दूं, नाउ द थर्ड वन, इसमें लिखूंगा आउट ऑफ दीज इनफाइनिट सर्कुलर orbits electrons will revolve in those circular orbits in which the angular momentum is whole number or integer multiple of h/2 pi, and which is called quantization of angular momentum।
ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया। इसने बोला कि इतने सारे ऑर्बिट्स हैं, लेकिन जितने भी सारे ये ऑर्बिट्स हैं, ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं या जितने भी सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन किस में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिन ऑर्बिट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होल नंबर मल्टीपल होता है या इंटीजर मल्टीपल होता है किसका, h/2 की। और ये जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो होल नंबर मल्टीपल बोला गया या इंटीजर मल्टीपल बोला गया, अगर इसे इंटीजर या होल नंबर मल्टीपल बोल रहे हैं h/2 के, देन द फिनोमेना इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, दिस वन इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो फ्रैक्शनल नहीं है। अगर मान लो 1 से लेकर के मैं 2 की बात कर रहा हूं, तो एक बार 1 लिया, उसके बाद नेक्स्ट सीधे 2 ले लिया, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अगर ऐसे काउंट कर रहे हैं, देन दिस वन इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। अगर मैं 1 से 2 के बीच की अगर सारी वैल्यूज को काउंट कर दूं, तब क्वांटाइजेशन तब नहीं बोलेंगे। यहां क्या बोला गया कि दिस वन इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ कि जहां पे हम केवल और केवल क्या करते हैं, होल नंबर वाले को ले रहे हैं, इंटीजर वैल्यू को ले रहे हैं, लेकिन कहीं भी हम क्या नहीं करते, फ्रैक्शनल वैल्यू को नहीं लेते हैं। दिस वन इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 का क्या है, होल नंबर मल्टीपल है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहां पे कि जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर मैं उसकी बात करूं, एंगुलर मोमेंटम, आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर मोशन कैसा हो, सर्कुलर मोशन हो, और मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो m मास को लेकर के v वेलोसिटी और r डिस्टेंस पे या r रेडियस से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है, इन दैट कंडीशन जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा उसे क्या लिखा जाता है, दिस वन इज mvr। बहुत क्लियर है बेटा, दिस वन इज एंगुलर मोमेंटम। और ये जो एंगुलर मोमेंटम है mvr है, ये क्या हो रहा है, होल नंबर, दिस वन एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 दैट्स व्हाई n लिया हमने और यहां ले लिया h/2। दिस वन इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या बोल दिया, क्वांटाइजेशन। क्या बोल दिया, दिस वन इज कॉल्ड n। और n को क्या ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं। n बराबर हम कितना ले रहे हैं, n बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहां से लेकर के हम इसे इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। लेकिन n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ध्यान देंगे, n को हम कभी भी फ्रैक्शनल नहीं लेंगे। गॉट द कंसेप्ट? तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम क्या बनता है, n इंटू h/2। ठीक है बेटा, यहां अगर मान लो मैं m की बात करूं तो m को मैं लिखूंगा, दिस वन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, v की अगर बात करें तो v बराबर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r की बात अगर करेंगे तो इसे लिखेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट। या अगर h की अगर बात करें, सभी बच्चों को पता है कि h क्या है, दिस वन प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको पहले भी बताया है, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड बनती है। ठीक है बेटा, और n की वैल्यू तो मैंने यहां पे आपको लिखवा दी है। सो दिस वन इज, ये हमारे पास जो बना तीसरे नंबर का पोस्टुलेट बना कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो होल नंबर मल्टीपल होता है किसके, h/2 के। यहां से एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला, दिस वन mvr होता है, सर्कुलर मोशन है, दैट्स व्हाई mvr। और यहाँ पे बराबर बना आपका n इंटू h/2। यहाँ m क्या है, v क्या है, r क्या है, h क्या है, n क्या है, ये दोनों के दोनों आपको पता है ये कांस्टेंट होगी। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस मूव। अब चलते हैं जो 4th नंबर का पोस्टुलेट है उसके ऊपर वर्क करते हैं। अब बच्चे सारे पॉजिटिव रहे, जितने हम पॉजिटिव रहते हैं कंसेप्ट को समझने में उतना हमें फायदा होता है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द 4th नंबर। 4th नंबर क्या बोलता है बेटा, 4th नंबर है हमारे पास
कि द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट is fixed, yeah, but as the distance of electron increases from the nucleus, the energy ऑल्सो इंक्रीजेस। ध्यान से सुनिए कि जितने भी हमारे पास स्टेशनरी जो ऑर्बिट बनते हैं, इन स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए कि जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए क्या होती है बेटा, दिस वन फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ठीक है। एंड द सेकंड वन आगे क्या बोल रहा है, बट एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है अगर वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन द एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, उसकी एनर्जी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है। अगर मान लो मैं बात करूं कि हमारे पास K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, दीज ऑल आर द शेल्स, या आगे भी लिखेंगे, आगे भी लिखेंगे, और यहां से मूव करते हुए हम चलते हैं इनफाइनिट तक। तो अगर इनकी एनर्जी की बात करूं मैं, K शेल हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, एंड अप टू इनफाइनिट, तो ध्यान देंगे जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है उसकी एनर्जी सबसे कम है, K शेल की एनर्जी सबसे कम है, ठीक है बेटा। क्या बोला गया कि न्यूक्लियस से जितने ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जा रही है, और इनफाइनिट तक जाते जाते ये एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। अगर मान लो जो एनर्जी है इनफाइनिट पे, वो एनर्जी कितनी लेंगे हम, इज जस्ट इक्वल टू जीरो। गॉट द कंसेप्ट। अगर वो स्टेशनरी ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी उसकी एनर्जी भी रेगुलरली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जो कि हम कहां तक ले जा रहे हैं, अप टू इनफाइनिटी। और इनफाइनिट तक जाने जाने तक यहां पे जो एनर्जी बनी वो एनर्जी कितने की बनी बेटा, इट जस्ट इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले नंबर का जो पोस्टुलेट आएगा, 5th नंबर का पोस्टुलेट। नाउ 5th नंबर आएगा। 5th नंबर क्या बोलता है, एज द इलेक्ट्रॉन revolve in the stationary orbit, it neither loss or gain of energy। ध्यान से सुनिए कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में है, वहां अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, तो न तो वो एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है, ना ही वो एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। ठीक है बेटा, यहां कुछ टर्म्स आती हैं वो मैं लिख रहा हूं। जैसे मान लो यहां बोला गया है दिस वन इज ग्राउंड स्टेट। ध्यान से सुनेंगे, एक टर्म आती है जिसे नाम दिया ग्राउंड स्टेट। अच्छा, ग्राउंड स्टेट कौन होती है? ग्राउंड स्टेट किसी भी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वो या स्टेट होती है जहां एनर्जी क्या होती है, लोवेस्ट एनर्जी। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट। और जब भी ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे बेटा याद रखो वहां एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन जस्ट इक्वल टू 1 बनेगा। बहुत क्लियर है। दूसरा आता है दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट आएगी बेटा, और एक्साइटेड स्टेट क्या बनती है, दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट, और यहां लिखूंगा दिस वन एनर्जी
other than the lowest एनर्जी स्टेट, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को छोड़ करके जो भी एनर्जी बनती है उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? दिस वन इज द स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट अगर वो बन रही है तो यहां जो एन की वैल्यू बनेगी बेटा इट जस्ट इक्वल टू ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहां से लेकर के और अप टू कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाए। ठीक है बेटा, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहां अगर मैं ऐसा लिख दूं लाइक दिस वन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर मैंने लिखा, सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए इस कंडीशन में एन की वैल्यू कितनी बनती है? 2 बनती है। सभी को याद रखना। यहां दिक्कत होती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि अगर मान लो क्या बोला गया कि n बराबर के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर बोला तो n बराबर कितना आता है? 2 आता है। अगर मान लो मैं यहां लिखता हूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट अगर मैं बोलूं तो इसके लिए जो n की वैल्यू बनेगी दिस वन, n बराबर क्या बनेगा? 3 बनेगा सेकंड के लिए। अगर मान लो थर्ड एक्साइटेड स्टेट अगर बात करें तो यहां n की वैल्यू जो बनेगी बेटा, थर्ड अगर बोला गया तो 4 आएगा। अगर आप यहां पे लिख दो नाउ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट अगर आपने बोल दिया इन दिस कंडीशन, अगर फिफ्थ बोला था तो उस कंडीशन में जो n की वैल्यू बनेगी वो फिफ्थ के लिए कितनी बनेगी? 6 बनेगी। हो बेटा कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि भाई जब तक इलेक्ट्रॉन कहां पे स्टेशनरी स्टेट में है तो वो क्या नहीं करता, ना तो एनर्जी को गेन करता है ना तो एनर्जी को लॉस करता है। और यहां हमारे पास क्या बना? एक ग्राउंड स्टेट बना, दूसरी बनी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइट वाली जो स्टेट बनती है और ग्राउंड स्टेट जो है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? जब भी ग्राउंड स्टेट बनेगी तो n की वैल्यू कितनी आएगी? इट जस्ट इक्वल टू 1। ग्राउंड स्टेट बोला तो n इक्वल टू 1। और बाकी अगर मान लो एक्साइटेड स्टेट अगर बोला तो एनर्जी अदर देन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, इसके अलावा। तो इसके अलावा क्या है? 1 तो लिखेंगे नहीं हम यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ कितना लिखा हमने? 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, अप टू कहां तक चले गए हम? इनफाइनाइट तक चले गए बेटा। ठीक है बेटा, यहां अगर बोला गया कि व्हाट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू जो बनेगी वो 2 बनेगी। सेकंड के लिए कितने बनेगी? 3 बनेगी। फोर्थ के लिए कितनी है? सेकंड के लिए कितने बनेगी? 3 बनेगी। थर्ड के लिए कितने बनेगी? 4th बनेगी। और फिफ्थ के लिए कितनी बनेगी? 6 बनेगी। ठीक है बेटा, आशा करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब चलते हैं 6 नंबर का जो पोस्टुलेट है। नाउ पोस्टुलेट नंबर 6। देखो बेटा 6 नंबर क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन कैन बी जम्प्ड फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी स्टेट और लोएस्ट एनर्जी लेवल टू higher energy level by absorbing the energy in the form of photons। ध्यान से सुनिए बेटा क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन कैन बी जम्प्ड फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। लोएस्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है, लेकिन कैसे जंप करेगा? बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। क्या एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा? ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन किस फॉर्म में कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। मतलब जैसे मान लो बेटा कि ये न्यूक्लियस है और यहां हमने क्या किया? स्टेशनरी जो स्टेट हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, वो मैं ड्रॉ करता हूं। ऐसे करके बेटा हमने ड्रॉ कर दिया। यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो
यहाँ पे मैं लिखता हूँ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 हो गया, n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, या ये इलेक्ट्रॉन मान लो अगर 2 से लेकर के किस में जा रहा है, 3 में जा रहा है, या ये 1 से लेकर के 3 में जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये कब जाएगा, जब यहाँ से क्या करेगा, ये फोटोन मतलब एच न्यू मतलब फोटोन्स ऑफ लाइट, ये एनर्जी को क्या कर रहा है, यहाँ पे फोटोन्स ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जब इसने फोटोन्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस ग्राउंड स्टेट से या इस लोएस्ट एनर्जी स्टेट से जो हायर एनर्जी स्टेट है उसमें क्या कर रहा है, जंप कर रहा है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद। कब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, लेकिन किस फॉर्म में किया, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। बहुत क्लियर है बेटा। चलते हैं अगला, या ऐसे भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल में है, यहां से वो जंप करके मान लो 3rd नंबर में जा रहा है, या हम ऐसा बोल सकते हैं मान लो 4 वाला किस में जा रहा है, 5th में जा रहा है, या ऐसे बोल दो 6 वाला 8 में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन है क्या लिखेंगे, दिस वन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू absorbing the energy in the form of photons। ठीक है बेटा, मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से ऊपर जंप कर रहा है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट से हायर में जा रहा है, तो कैसे करके जा रहा है, जब वो फोटोन ऑफ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। चलते हैं अगला पॉइंट लिखेंगे। नाउ 7th नंबर स्टार्ट करेंगे। 7th नंबर क्या बोल रहा है, यहां लिखेंगे 7th नंबर आया, इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटर्न back from higher energy level to lowest energy level by emitting energy in the form of photons। ठीक है बेटा, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी स्टेट है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है 10 नंबर से मान लो 4 नंबर में आ रहा है, या 6 से मान लो वो 3 नंबर में आ रहा है, या मान लो वो इनफाइनाइट से लेकर के अगर मान लो 1 में आ रहा है। ठीक है, तो ये यहां भी क्या हो रहा है, देयर इज ट्रांजिशन। यहां भी क्या चीज हो रही है बेटा, यहां भी ट्रांजिशन हो रहा है। और यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बेटा, दिस वन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू emitting of energy in the form of photons। फोटोन के फॉर्म में क्या कर रहा है, ये एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ क्या करते हैं कि न्यूक्लियस को ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ कर दिया हमने, ऐसे हमने शेल्स बना दिए, ये ऐसे करके हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर मान लो या इधर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है, ठीक है बेटा, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ से डायरेक्ट सीधे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो
जब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आते हुए क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे, एमिट करेंगे। क्या लिखा है कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एमिटिंग ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, मतलब किस फॉर्म में, ये फोटोन की फॉर्म में क्या करेंगे, एनर्जी को एमिट करेंगे। क्या लिखेंगे, एमिट्स एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन्स। क्या लिखेंगे बेटा, फोटोन के फॉर्म में इसने क्या किया, एनर्जी को एमिट कर दिया। ठीक है बेटा, जो 7th नंबर के जो पॉइंट्स बने या जो 7th नंबर का जो पोस्टुलेट बना वो मैंने आपको बता दिया। लेट अस मूव टुवर्ड्स 8th नंबर का जो पोस्टुलेट बनता है कि भाई ये जो एक्साइटेड स्टेट बनती है ये अपने आप में हाईली अनस्टेबल होती है। 8th नंबर जो बनेगा कि जो एक्साइटेड स्टेट बनती है वो हाईली अनस्टेबल होती है और इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रहता है केवल। क्या बोला बेटा, नाउ 8th वन, द एक्साइटेड स्टेट is highly unstable for electron, so that electron will remain there only fraction of time और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रहता है या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वहां पे रहता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके अगर मैं स्टेबिलिटी की अगर बात करूं या एक इलेक्ट्रॉन अगर जो स्टेबल है तो स्टेबल कहां पे रहेगा, वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा। जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें जाकर के वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए वो अगर हायर एनर्जी लेवल में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में अगर चला गया तो वहां ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम तक वहां पर रहेगा, कम बैक करेगा और कम बैक करके फिर दोबारा से जो ग्राउंड स्टेट बनेगी उसमें वापस आएगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास 8th नंबर का पोस्टुलेट। नाउ लेट अस मूव, अब चलते हैं हम जो 9th नंबर का पोस्टुलेट है इसके ऊपर वर्क करेंगे कि 9th नंबर का पोस्टुलेट क्या है। नाउ बेटा 9th नंबर जो बनेगा हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट until the force acting towards the center, that is electrostatic force attraction should be equal to the force acting away from the center, that is centrifugal force। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस या अराउंड द सर्कुलर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द नहीं बोलेंगे, इन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया,
कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट अंटिल द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। कब तक जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, कब तक घूमेगा? अंटिल द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर विच वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू द, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, कि सेंटर से दूर जो फोर्स लग रहा है और सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जब तक ये दोनों के दोनों फोर्स बराबर रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। अगर मैं अवे फ्रॉम अगर बात करूं, जो फोर्स लग रहा है, जो सेंटर से दूर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम क्या बोला? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे बेटा कंसेप्ट क्या है कि हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक, हम क्या करते हैं कि रस्सी को लेते हैं और उस रस्सी के किनारे पे एक पत्थर को बांध लेते हैं, छोटे से स्टोन को हमने बांध लिया और उसे हम घुमाना स्टार्ट करते हैं, ऐसे करके घुमा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वो जो डोरी है या वो जो क्या कहते हैं कि हमारे पास रस्सी थी, उसके बीच में और वो जो स्टोन है, इनके बीच में एक टेंशन क्रिएट हो रही है जब आप उसे हिला रहे हैं। मतलब यहाँ पे इक्वल फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ भी फोर्स लग रहा है। दैट्स वाई उस टेंशन के कारण वो जो स्टोन है वो उस रस्सी के सहारे वो रेगुलरली क्या कर रहा है? घूम रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसे घुमाना बंद कर दिया, ऐसे हाथ रोक दिया, तो वो जो स्टोन होगा वो नीचे गिर जाएगा। द रीजन बिहाइंड कि यहाँ पे दो फोर्स क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज, एक हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे दिया, और दूसरा हमने क्या बोला? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बराबर होंगे तो ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में गिर जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा। सो लेट अस मूव, कैसे करके आप इसे समझते हैं। यहां देखो आप, हम क्या करते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसको डिफाइन करते हैं कि जैसे मान लो लाइक दिस वन, ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के दिस वन ऑर्बिट हो गया, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन है बेटा, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन। तो यहां इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में यहां जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को नाम देते हैं, दिस वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे बोला जाता है बेटा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बराबर होता है K इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। और यहां से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा, इसे नाम दिया, जो बराबर होता है mv स्क्वायर बाई कितना होता है? R होता है। ये ध्यान रखना है। दिस वन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दिस वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? यहाँ पे चार्ज है। ठीक है बेटा, और जो R है वो ये डिस्टेंस है। अगर मान लो Q1 की मैं अगर बात करूं तो जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनका नंबर कितना है और प्रोटॉन का चार्ज Z इंटू ई। आपको पहले भी बता रखा है कंसेप्ट। यहां इलेक्ट्रॉन है, इसका सिंपली चार्ज क्या लिख दिया हमने? ई लिख दिया। तो ऐसे करके आप बेटा इसे आप ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन तब तक ही क्या करेगा? घूमेगा। ये इलेक्ट्रॉन तब तक घूम रहा है जब तक ये दोनों के दोनों फोर्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये फोर्स बराबर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगा? न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे, हम क्या लिखेंगे यहां से? कंसेप्ट क्या आया कि जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बराबर किसके है? दिस वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है तो यहां लिखूंगा दिस वन mv स्क्वायर, सॉरी
mv² बाई r इक्वल टू क्या बनेगा, k हो गया, q1 हो गया, q2 हो गया, बाई क्या बनेगा, r²। यहाँ पे q1 q2 की वैल्यू हमें दे रखी है, दिस वन q2, तो मैं लिखूंगा mv² बाई r इक्वल टू k लिख दिया, इंटू q1 आ गया आपका z इंटू ई, और इंटू करके दूसरा ये ई आ गया, बाई क्या करेंगे, दिस वन r², या ये बराबर जो बनेगा mv² बाई बनेगा बेटा r हो गया, k हो गया, इंटू करके z इंटू स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ बन गया r²। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ हमारे पास जो m है, जो v है, r है, k z e² या जो r है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि जैसे m क्या बना, दिस वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या बनी, इसकी वेलोसिटी बन गई, r क्या बन गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट बन गया, k क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बन गया, z क्या बना, न्यूक्लियर चार्ज बना, न्यूक्लियर जो एटॉमिक नंबर जिसे बोलते हैं, ठीक है, और e क्या बन गया, यहाँ पे चार्ज बन गया, ठीक है। ध्यान देंगे प्रोटॉन और न्यूक्लियर का जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, वो चार्ज दोनों के दोनों सेम होते हैं, केवल और केवल अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज सेम होता है लेकिन उनका नेचर अलग होता है। जैसे प्रोटॉन की बात करते हैं तो आपने प्लस का साइन यूज किया, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो वहां पे नेगेटिव का साइन आप यूज करते हैं, लेकिन चार्ज दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है बेटा। ये R बन गया। नाउ यहां से अगला कंसेप्ट जो आएगा बेटा, दिस वन इज द ड्रॉबैक ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसका ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक जो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक बनता है वो मैं लिख रहा हूं, ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, और लिखेंगे दिस मॉडल is applicable only for the single electron system। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल का जो ड्रॉबैक है, जो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है, व्हाट टेल्स बोहर एटॉमिक मॉडल, जो ड्रॉबैक है इसका वो क्या बोलता है कि ये क्या बोला कि दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उसी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है जिसमें केवल और केवल क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करता हूँ, या जैसे मान लो हाइड्रोजन के बाद अगर मैंने क्या लिख दिया, He+ आयन लिख दिया, या इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ लिथियम+2 आयन लिख देता हूँ, या लिथियम के बाद अगर मान लो बेरिलियम+3 आयन लिख दिया, या बेरिलियम के बाद अगर मानो बोरोन+4 की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर यहां पे इनका जेड की अगर मैं बात करूं तो जेड अगर देखें आप तो जेड इसका 1 बनेगा, इसका जेड 2 बनेगा, इसका जेड 3 बनेगा, यहां जेड 4 बनेगा, यहां जेड कितना बना 5। अगर एटॉमिक नंबर यहां पे देखिए 1, यहां कितना है, दिस वन 2 3 4 5। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक ही क्या कहते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा। यहां भी, यहां मैं लिखूंगा दे ऑल हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोला गया, तो केवल और केवल इन सभी के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो केवल और केवल एप्लीकेबल किसके लिए है कि जहां पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम+1 आयन हो गया, लिथियम+2 आयन हो गया, बेरिलियम+3 आयन हो गया, बोरोन+4 आयन हो गया, इन सभी में एक इलेक्ट्रॉन है। एंड इनके लिए जो जेड की वैल्यू बनती है, इनका जो एटॉमिक नंबर बनता है वो एटॉमिक नंबर मैंने सभी का यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बेटा। दिस वन इज ड्रॉबैक ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। लेट अस मूव, अब चलते हैं हम यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए, कैसे करके हम कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, जो बोहर ऑर्बिट होता है उसके लिए हम रेडियस निकालते हैं। सो लेट अस मूव, यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोहर
ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट के लिए कैसे करके हम रेडियस को फाइंड आउट करते हैं, अभी बेटा आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने आपको दो कंसेप्ट दिए थे, दो इक्वेशंस बनी थी हमारे पास। पहले नंबर की इक्वेशन बनी थी एंगुलर मोमेंटम वाली। अगर आपको ध्यान होगा अभी मैंने लिखवाया था एंगुलर मोमेंटम में कि एम वी आर इक्वल टू क्या बना था, एन एच ओवर 2 पाई। एम वी आर इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। इसे आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो। और अभी दूसरी इक्वेशन हमने लिखी थी जहां पे आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर आपने लिखा था के हो गया, जेड हो गया, ई स्क्वायर बाई क्या लिख दिया था, दिस वन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसे आप क्या मान लो, सेकंड मान लो। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे कि यहां से सबसे पहले ऐसा करो भाई कि जो v है इस v को निकालो और यहां पुट कर दो, तो यहां से फिर आप रेडियस निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो जस्ट फ्रॉम, मैं लिखूंगा जस्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां लिखेंगे v इक्वल टू जो बनेगा वो बनेगा एन एच ओवर 2 पाई और इनटू करके लिख देंगे 1 ओवर एम आर। ध्यान देंगे बेटा, ये हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। अब अगर ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो यहां पुट करो, एंड नाउ पुट इन द इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे सेकंड में क्या करना, पुट करना है। तो v की वैल्यू को पुट करो भाई, यहां लिख देंगे m और नीचे लिख देंगे r, और ये v स्क्वायर था, v स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, एन एच ओवर 2 पाई इंटू 1 ओवर एम आर का यहां स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू बना k इंटू जेड इंटू स्क्वायर बाई क्या लिख दिया, आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। या से थोड़ा चेंज करेंगे, और क्या चेंज करेंगे, नाउ m ओवर r एन स्क्वायर कर दो, एच स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर कर देंगे इंटू 1 ओवर एम स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, इक्वल टू के इंटू जेड इंटू स्क्वायर बाई यहाँ लिख दिया आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पे ये m है और ये m स्क्वायर है, ये कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है बेटा। यहाँ ये r है, यहाँ m बचेगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ r स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपको निकालना क्या था, रेडियस निकालनी थी। दैट्स वाई अगर आप रेडियस निकालना चाहते हैं तो इस रेडियस को अगर आप वहां ले जाएं तो ये वाली वैल्यू यहाँ नीचे आ जाएगी। इसलिए यहाँ से जो r आएगा वो r बराबर क्या बनेगा, n स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या बनेगा, पहले यहां से लेंगे 4 पाई स्क्वायर हो गया, फिर यहां से आएगा आपका k आएगा, फिर यहां से z आएगा। ठीक है, यहाँ m भी है, m लिख देंगे, k के बाद लिख देंगे m, और z हो गया, और इंटू क्या बन गया, e स्क्वायर बन गया। ध्यान से देखेंगे बेटा, गलत ना हो, देख लें एक बार फिर दोबारा। क्या हुआ कि अगर आपको r निकालना तो 4 पाई स्क्वायर ये बना, ये m भी आ गया, इधर से k आ गया, z आ गया, और e स्क्वायर आ गया, ये तो कैंसिल हो गया था, ऊपर n स्क्वायर h स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा। तो यहां से दिस वन रेडियस। अच्छा ध्यान देंगे, ये जो रेडियस का जो फॉर्मूला हमने निकाला है बहुत जरूरी नहीं है कि ये हम याद रख पाए, ये बहुत टिपिकल कंसेप्ट है या टिपिकल वैल्यू है। अब मतलब हम ये बोलेंगे कि लंबे समय तक याद रखना मुश्किल है। दैट्स व्हाई अगर आप चाहते हैं कि ये आपको याद रहे तो इसके लिए जरूरी है आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो यहां से इजीली आप इसे कैलकुलेट करके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है। इसको अगर मैं बोलूं यहां पे जो वैल्यूज बनती हैं अगर उनकी बात करें तो इनमें कांस्टेंट क्या क्या आता है। जैसे मान लो मैं n की बात करूं, n भी वैसे कांस्टेंट में बनता है, वो बात अलग है कि डिफरेंट जो ऑर्बिट बनेगा उसमें n अलग आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू मान लो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात करें तो वहां फिक्स है। h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, या 4 भी फिक्स है, पाई भी फिक्स है, यहाँ पे k की वैल्यू क्या फिक्स है, यहाँ पे m जो है वो फिक्स है। हाइड्रोजन की बात करें तो z क्या बनेगा, 1 बनेगा। z को भी हम ये बोलते हैं फिक्स होता है, जैसे हमारे पास एलिमेंट चेंज होता है z की वैल्यू तब चेंज होगी। और e जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया।
अगर मान लो अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले रहे हैं, वो डिपेंड करेगा ईएसयू में ले रहे हैं या कूलम के अंदर ले रहे हैं। बहुत क्लियर है बेटा। ईएसयू में अगर आप लेते हैं तो दिस वन 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू बनेगा, ठीक है बेटा। और अगर मान लो आप कूलम में ले रहे हैं तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बनेगा। या मास सभी बच्चों को पता है इलेक्ट्रॉन का कितना है। अब अगर मान लो मैं सारी वैल्यूज को, जो कांस्टेंट वैल्यूज मैंने यहां पे लिखी हैं, अगर उनको पुट कर दें, इसे आप ऐसा करो, दिस वन इक्वेशन नंबर 3 लिख दो आप, दिस वन इक्वेशन नंबर 3। now put the all values of constant in इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करते हैं तो उस कंडीशन में इसे फॉर्मुलेट करके क्या बनेगा बेटा, जो रेडियस आएगी nth ऑर्बिट की, आर एन जिसे बोला जाता है, इट जस्ट इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये फॉर्मूला बनता है। अगर इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर थोड़ा अगर वेरिएबल था तो वेरिएबल एक n था और वेरिएबल दूसरा क्या था, z था। वैसे ये भी फिक्स है, लेकिन ये एलिमेंट और ऑर्बिट के साथ में चेंज हो सकते हैं, इसलिए अगर ये चेंज हो रहे थे तो उनको मैंने यहाँ n भी ले लिया और z भी ले लिया और बाकी सारे के सारे जो वैल्यूज है उनको कैलकुलेट किया और यहाँ पे जो वैल्यू आई आर एन बराबर आया 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। जहां पे ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू किसके अंदर आती है बेटा, एंगस्ट्रॉम के अंदर आती है। या आर एन बराबर मैं लिखूंगा दिस वन 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड लिखूंगा और ये वैल्यू बेटा जो आती है दिस वैल्यू इन द पिकोमीटर, किस में आती है, पिकोमीटर के अंदर आती है। या अगर मान लो आर एन बराबर आता है 0.0529 इंटू एन स्क्वायर बाई क्या बनेगा, जेड बनेगा। और ये जो वैल्यू यहाँ पे आई बेटा ये किसके अंदर आती है, इन द नैनोमीटर। किस में आ रही है, नैनोमीटर के अंदर ये वैल्यू आती है। बहुत क्लियर है बेटा। अब ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो यहाँ पे मैंने रेडियस निकाली है nth ऑर्बिट की, उस nth ऑर्बिट के लिए रेडियस की वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको याद रहे ना रहे, न्यूमेरिकली आपके पास ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर एंगस्ट्रॉम में है तो ये वैल्यू ऐसे लिखेंगे, पिकोमीटर में है तो वैल्यू ऐसे लिखेंगे, अगर नैनोमीटर के अंदर है तो वैल्यू को आपने ऐसे लिख दिया। जेड आपको पता है कि जेड क्या बनेगा, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बनेगा या जो एटॉमिक नंबर है। एन क्या बनेगा, ऑर्बिट बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी ऑर्बिट बन रहा है। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे। लेट अस मूव। ये हमारे पास क्या बना, फॉर्मूला बना। अगर मैं आपको यहाँ पे इस पे बेस्ड अगर एक क्वेश्चन दे दूं, मैं आपको बोलता हूं कि यहां से ऐसा करो, नाउ क्वेश्चन लिख देता हूं और मैं बोलूंगा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए आपको क्या निकालना है बेटा, रेडियस निकालनी है। कहां कहां निकालनी है आपको, रेडियस कहां निकालनी है बेटा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, जो बोहर ऑर्बिट है। लेकिन किसके केस में निकालनी है, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। तो ध्यान देंगे बेटा, इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर लिखूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ अगर ये बोला गया, ध्यान से सुनो बेटा, अगर हाइड्रोजन एटम की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जेड यहाँ पे क्या बनेगा, बहुत क्लियरली सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। जेड बराबर कितना बनेगा, जेड इसका 1 आएगा क्योंकि हाइड्रोजन है। जेड अगर 1 आएगा, अब मान लो आप ये सारी वैल्यूज में निकालते हैं आंसर, तो अब क्या करेंगे, अगर मान लो सपोज जेड एन इक्वल टू कितना था, 1 था। अगर एन इक्वल टू 1 था तो उस कंडीशन में अगर एन 1 है तो इस फॉर्मूले में पुट करो। तो यहां मैं लिखूंगा R1 इक्वल टू क्या बनेगा, 0.529 इंटू एन की जगह पे कितना लिख दिया आपने, 1 लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं अभी। हाँ,
तो n बराबर कितना हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, z कितना बेटा 1 है, जो बराबर 0.529, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में है, इतना ध्यान रखेंगे, एंगस्ट्रॉम, इतना क्या बनेगा एंगस्ट्रॉम बनेगा, या इसे क्या मैं 52.9 क्या लिख सकता हूँ पिकोमीटर, या इसे मैं क्या लिखूंगा 0.0529 क्या लिख दूंगा बेटा नैनोमीटर। बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। अगर n बराबर कितना लिख दूं, n बराबर 2 लिख दूं, तो उस कंडीशन में R2 मतलब इस जगह पे n की जगह 2 लिख रहे हैं, जहां n है वहां 2 लिख रहे हैं, तो क्या किया आपने 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, नीचे 1 हो गया, मतलब 2 जो 4 हो गया, ठीक है, तो 0.529 इंटू 4 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बना दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे कि 4 9 36 हो गया, 3 4 2 8 और 3 11 हो गया, 4 5 20 21, ठीक है बेटा, कितने 1 2 3 1 2 और 3, ये ऐसे लिख देंगे हम 2.116 और इतना क्या आएगा बेटा दिस वन एंगस्ट्रॉम। अगर मान लो मैं इसी वैल्यू को पिकोमीटर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2116 और डेसिमल के कितने पॉइंट यहाँ पे बन रहा है केवल ओनली 1, इसलिए कितना बनेगा ये दिस वन 211.6 इतना क्या बनेगा दिस वन पिकोमीटर, या और करके मैं लिखूंगा 0.2116 इतना क्या बनेगा नैनोमीटर बनेगा। आशा करता हूं बेटा आपको जो कंसेप्ट ये बताया गया ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। n बराबर अगर मान लो कितना है 3 है तो कितना होगा R3 होगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी जब 1 ही आएगा, मतलब कितना होगा 0.529 इंटू 9, ठीक है, 0.529 इंटू 9 इतना जो बनेगा बेटा एंगस्ट्रॉम में, या 52.9 इंटू 9 जो बनेगा वो पिकोमीटर में, या 0.0529 इंटू जो 9 बनेगा वो किस में बनेगा नैनोमीटर में। हम इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बेटा हमने क्या निकाल दिया, रेडियस को हमने फाइंड आउट कर दिया। इफ यू वांट टू कैलकुलेट रेडियस, अगर आप रेडियस निकालना चाहते हैं, कैसे करके आपने रेडियस को फाइंड आउट किया, अगर आप रेडियस निकालना चाहते हैं बेटा तो यहां से हमने क्या कर दिया रेडियस को भी फाइंड आउट कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या थी कैलकुलेशन थी। लेट अस मूव, अब यहां पे इसका लास्ट टॉपिक बनता है और वो आता है बेटा ग्राफ्स रिलेटेड टू, जो ग्राफ्स हैं रेडियस से रिलेटेड वो मैं आपको बता रहा हूं। नाउ द लास्ट टॉपिक, आज का जो वीडियो मैं आपको अपलोड करवाने वाला हूं, या जो वीडियो लेक्चर है उसमें लास्ट वाला जो टॉपिक बना दिस वन रेडियस, और रेडियस पे बेस्ड जो ग्राफ बना उसको लिखेंगे। नाउ ग्राफ्स रिलेटेड टू रेडियस। तो रेडियस से रिलेटेड ग्राफ्स क्या हैं, यहां बेटा ध्यान देंगे। अभी मैंने कंसेप्ट आपको दिया था कि जो Rn है वो बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई क्या बना z बना एंगस्ट्रॉम बना। इसी को बेस मान के हम क्या करते हैं ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान देंगे ये तो अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, और यहां से अगर मान लो n हो गया z हो गया, इनको बेस मानते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो यहां मैं क्या करता हूं, पहले नंबर का जो ग्राफ है अगर मान लो मैं Rn वर्सेस 1/z, अगर इनके बीच में ग्राफ को प्लॉट करूं तो ध्यान देंगे ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन का आएगा। कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन, n को बेटा यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, और ये जो ग्राफ आएगा वो अपने आप में कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास होते हुए जा रहा है दिस वन स्ट्रेट लाइन। या इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे ऐसे लिखा जाता है y = mx वाला जो ग्राफ है उसे इसे बोलते हैं। कैसे करके, जो y है ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हो गए, 0.529 इंटू n स्क्वायर ये कांस्टेंट हो गया, और ये 1/z²। तो y हो गया, और जो हमारे पास 1/z है इन दोनों के बीच में हमने प्लॉट किया। दैट्स वाई जो पहला ग्राफ जो बना वो हमारे पास कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, ठीक है बेटा।
या सेकंड नंबर का ग्राफ अगर आप इसका ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे आप, लाइक दिस वन, यहाँ हमने क्या किया, Rn हो गया, और Rn के साथ में Z का अगर हम बात करें, Z की अगर बात करें जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बनता है या एटॉमिक नंबर जो बनता है, अगर यहाँ ग्राफ अगर देखें तो अब ये एक दूसरे के क्या बन रहा है, इनवर्सली बन रहा है। अगर एक हमारे पास यहाँ जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनेगा, y इक्वल टू m इंटू 1/x। अगर मान लो एक की वैल्यू 0 है तो दूसरे की वैल्यू इनफाइनिट, इसे बोलते हैं। अगर ये 0 है तो ये इनफाइनिट, अगर ये 0 है तो ये वाला इनफाइनिट। तो उस कंडीशन में ये कैसा आता है, दिस वन इज, इसे बोला जाता है कर्वेचर। कैसे बोलते हैं बेटा इसे, ये कर्वेचर होता है, या जिसे हाइपरबोला इसे बोला जाता है। ऐसे करके ग्राफ बनता है, और यहाँ पे हमारे पास Rn वर्सेस हमने क्या लिया था, Z लिया था, या y इक्वल टू m इंटू 1/x ले लिया हमने। या अगर मान लो यहाँ थर्ड नंबर का ग्राफ अगर देखें आप, तो अगर हम क्या करते हैं, Rn और वर्सेस अगर मान लो n² को अगर लेते हैं तो उस कंडीशन में भी कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन का आता है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो Z होगा, इसे Z को क्या मानते हैं बेटा, कांस्टेंट मानते हैं। और ये भी कैसा आएगा बेटा, दिस वन स्ट्रेट लाइन, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। या y इक्वल टू क्या बनेगा, ये mx का बनेगा, ठीक है बेटा। और अगर मान लो अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है, फोर्थ नंबर का ग्राफ अगर मैं यहाँ पे लिखवाऊँ, इस कंडीशन में क्या होगा, Rn हो गया, और अगर n के साथ में अगर लेते हैं तो इस कंडीशन में ये इसे बोला जाता है, ये ग्राफ जो बनता है ये पैराबोला बनता है। कैसे बनता है बेटा, ये दिस वन पैराबोला इसे बोला जाता है। और यहाँ y इक्वल टू ये mx था तो ये बनेगा mx² बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास रेडियस से रिलेटेड जो ग्राफ हैं वो ग्राफ ये सारे आपको याद ही रखने हैं। ये ग्राफ मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ से रिलेटेड टू रेडियस, ठीक है बेटा। आशा करता हूं कि आज आपको जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपको करवाया गया वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताने वाली थी, सिखाने वाली थी, टाइम लग गया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप बच्चे जितनी मेहनत, मान लो मैं कर रहा, मैं पसीना बहा रहा हूं, तो 100% आप लोग भी घर में मेहनत करेंगे बेटा। और जरूर जो हमारा फ्यूचर, उस फ्यूचर को ध्यान में रखेंगे। जितनी सारी ये रेमेडीज हो रही हैं, दीज रेमेडीज ओनली फॉर यू, ये आपके लिए रेमेडीज हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन की कंडीशंस बनी है तो हमने पढ़ना नहीं है। जो बच्चा नेगेटिव सोचेगा वो आगे बढ़ नहीं सकता है। लाइफ में आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत करने वाला बच्चा आगे बढ़ता है, ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू।